Okay, so today we will be reading about the topic that is increasing crop produce. Crop produce, ठीक है, इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोड्यूस। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि अगर आप देखोगे इंडिया का करेंट सिचुएशन, तो इंडिया का करेंट सिचुएशन जो है वो आज से 10 साल पहले आप देखोगे जब सेंसस हुआ था, तो उस समय 1.21, ठीक है, बिलियन पॉपुलेशन था, मीन 125 करोड़ पॉपुलेशन था, 121 करोड़ पॉपुलेशन था। लेकिन आज के डेट में देखेंगे 2021 में, तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है, ये 1.39 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज पॉपुलेशन में हो रहा है, क्या अर्थ एक्सपैंड कर रहा है? अर्थ तो एक्सपैंड नहीं कर रहा है। क्या जो फार्म है, जो फार्मर्स लोग जो जमीन अपने अंडर लिए थे, वो इंक्रीज कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करते ही जा रहा है। आप सिर्फ इंडिया का नहीं लीजिए, हर एक किसी भी कंट्री का ले सकते हो कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन ना ही वहां का फार्म इंक्रीज कर रहा है, ना ही लैंड इंक्रीज कर रहा है, ना ही अर्थ अपना एक्सपैंड कर रहा है। तो अब ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, इसके डिमांड को कौन पूरा करेगा? क्योंकि ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इनको भी खाना चाहिए, इनको भी रहना है यहीं पर। ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लीजिए एक घर में 3 लोग थे, अब 5 हो गए, तो 2 जो एक्स्ट्रा आए, ठीक है, वो लोग अपना कहीं दूसरे प्लेनेट पे रहने चल जाएंगे, दूसरे प्लेनेट से खाना लाएंगे। ऐसा तो है नहीं, वो लोग भी यहीं रहेंगे, यहीं से वो लोग को भी क्रॉप प्रोड्यूस चाहिए। वो लोग को वही लैंड में, वही मीन्स यू कैन से जो भी लैंड है फार्मर के पास, क्रॉप प्रोड्यूस उतना ही में करना होगा। तो ये जो इस मीन्स यू कैन से रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूरा कैसे फार्मर्स कर सकता है? उसके लिए सबसे एक मेथड बस है कि जो भी लैंड है कल्टीवेशन में, ठीक है, जो भी लैंड जो फार्मर्स लोग कल्टीवेट करने में यूज कर रहे हैं, उसको इंक्रीज किया जाए। अब फार्म जो है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है कल्टीवेट करने में? तो आप देख सकते हो कि पिछले कुछ 5 डिकेड्स में, ठीक है, पिछले कुछ सालों में अब क्या हुआ है कि हम लोग फार्मलैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते थे, ठीक है, या हम लोग जो इंक्रीज कर भी रहे थे तो उतना यूज नहीं कर रहे थे फार्म को, जिसके चलते क्या हो रहा था, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, अगर मान लीजिए आप फार्म है, एक लैंड है, उस लैंड में पहले वहां पर क्या हुआ होगा, फॉरेस्ट रहा होगा। अब मान लीजिए इसको हम लोग अपने लैंड को, ये जो लैंड है इसको अगर हम लोग कट किए, इसको अपने क्रॉप प्रोडक्ट प्रोड्यूस में लाए, तो जिसके चलते बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ गया। अब फॉरेस्ट कट करने से एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपका ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। ट्रीज क्या करते हैं, जो हवा, जो एयर ब्लो करता है, उसको स्पीड को थोड़ा कम करते हैं, सॉइल इरोजन कम करते हैं, ठीक है, फ्लड को चेक करते हैं। तो अगर आप लैंड को ही या फॉरेस्ट को ही समझोगे, तो फॉरेस्ट ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सन के लाइफ में। इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम में अगर आप देखोगे तो वही तो दोनों के बीच का इंटरैक्शन है, जो ह्यूमन, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर जो एक ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट है प्लांट्स पे या नॉन लिविंग थिंग्स पे, और नॉन लिविंग थिंग्स या प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब जो डिपेंडेंट है ह्यूमन बीइंग पे, इन्हीं दोनों के रिलेशनशिप की तो इकोसिस्टम बोलते हैं। दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। कैसे हेल्प करते हैं? तो मान लीजिए आप एक फॉरेस्ट लीजिए और ह्यूमन लीजिए या एनिमल लीजिए। ये फॉरेस्ट क्या दे रहा है इसको? ह्यूमन को फूड दे रहा है, ठीक है, शेल्टर दे रहा है, फिर यू कैन से रहने के लिए घर दे रहा है, जगह दे रहा है, और भी बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट दे रहा है। अब ये फॉरेस्ट है, तभी बहुत सारे एनिमल्स भी रह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि फॉरेस्ट रहेगा ही नहीं तो एनिमल्स कहाँ से रहेंगे? एनिमल का तो मेन घर फॉरेस्ट ही है, जंगल ही है। तो अब जब जंगल रहेगा नहीं तो एनिमल नहीं है। अब ह्यूमन भी मान लीजिए फॉरेस्ट रहा ही नहीं, एनिमल्स रहा ही नहीं, तो ह्यूमन यहाँ पर रह के क्या करेंगे? और ये लोग सर्वाइव ही कैसे कर पाएंगे? ना ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो चुका है, आपके पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, एनिमल्स नहीं है,
जो लाइक आपका कोई भी अगर आप एक एनिमल लीजिए, सब एनिमल्स का भी हमारे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए आप लोग बोलते हो अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या करता है? तो अर्थवॉर्म फार्मर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग 7th में पढ़े होंगे कि फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है अर्थवॉर्म को। क्यों? क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करता है, जो भी सॉइल में प्रेजेंट होता है वो जब मूव करता है सॉइल के अंदर तो वो गैप क्रिएट करता है, और साथ में वो अंदर कुछ ना कुछ खाते रहता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को। तो जब वो इंसेक्ट को खाकर एक्सक्रीट कर रहा है तो पहला क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। तो एक्सक्रीट कर रहा है वो, जिसके कारण वो सॉइल को एक फर्टिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा, जब वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह तो अंदर में गैप क्रिएट हो रहा है, वो गैप में एयर आकर भरेगा, जिसके चलते वहां पर प्लांट जो है वो रिस्पायर कर पाएगा। ठीक है, रूट जो है वो रिस्पायर करेगा, प्लांट को रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट में हो पाएगा। तो अर्थवॉर्म भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप बोलोगे क्रो, वल्चर, ये सब क्या हो रहा है? तो वल्चर को स्कैवेंजर मींस यू कैन से स्कैवेंजर बोला जाता है वल्चर को। अब वल्चर क्या करता है, वो इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। अगर मान लीजिए कहीं आउटस्कर्ट में, कहीं बाहर में, ठीक है, कोई एनिमल डाई किया, अब वो एनिमल को खाएगा कौन? क्योंकि इन्वायरमेंट को क्लीन भी तो रखना है, वो इन्वायरमेंट को क्लीन करेगा कौन? तो वल्चर्स करते हैं, क्योंकि वो आकर खाते हैं, वो आकर खाएंगे उसको, जिसके चलते इन्वायरमेंट क्लीन होगा। तो हर एक एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन हो, हर एक एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसी चलते तो फूड चेन बना है। फूड चेन और फूड वेब क्या है, ये डिपेंडेंसी को ही तो शो करता है। अगर ये डिपेंडेंसी ही नहीं रहेगा तो कोई भी फूड चेन, कोई भी इकोसिस्टम रहेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर ये हो रहा है कि लैंड को तो हम लोग फॉरेस्ट को कट कर दिए, क्योंकि हम पॉपुलेशन के नीड्स को पूरा करना है। अब मान लीजिए आप ही हो, आप लोग ही हो, आपका कुछ डिमांड होगा कि हमको ऐसा नहीं, ऐसा तरह का हमको सोफा चाहिए, ऐसा बेड चाहिए, ठीक है, घर में हमको सारा इंटीरियर डिजाइन चाहिए, पूरा वुडन चाहिए। तो अब वो सब चीज कहाँ से आएगा? फार्म को ही तो, लैंड मीन्स फॉरेस्ट को ही तो कट करना होगा, वहीं से तो वुड आएगा। तो फॉरेस्ट को कट किया गया, लैंड को, हमारे कंफर्ट को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट कट किया गया। ठीक है, हमारे डिमांड्स को, अब हमें चाहिए, अब घर में पहले 3 लोग थे, तो मान लीजिए एक मंथ में ज्यादा से ज्यादा अगर यूज होता होगा तो 10 to 15 kg मान लीजिए व्हीट या राइस यूज होता होगा। अब इस घर में 3 से 6 हो गए, पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया। तो अब वहां पर जहां पर 10 से 15 किलो एक मंथ में लगता था, जस्ट अब उसका दुगना लगेगा। तो यहाँ पर फार्मर्स को तो नहीं पता कि वो दुगना वहां पर पॉपुलेशन हो चुका है, दुगना हमको ग्रो करना है। तो जिसके चलते क्या हो रहा है, डिमांड्स को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट एक प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो हो रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट को कट किए, फार्मिंग लैंड को इंक्रीज किए, जिसके चलते इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इंक्रीज करने लगा। ठीक है, सॉइल इरोजन होने लगा, आपका फ्लड जो है वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आने लगा, रेनफॉल खत्म हो गया, क्योंकि रेनफॉल भी तो एक ना कहीं तो कारण होता है। ठीक है, फॉरेस्ट जो है रेनफॉल का भी तो कारण होते हैं। ठीक है, आपका कोल्ड ब्रीज ब्लो नहीं करेगा। क्यों? आप फॉरेस्ट ये ट्री के नीचे बैठते हो तो आपको हल्का कोल्ड लगता है, ठीक है, एक सूदिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन हो रहा है, जो लीव्स होता है प्लांट का उससे पानी वेपर के फॉर्म में जो में रिलीज होता है, जिसके चलते वहां का इन्वायरमेंट पूरा कूल हो जाता है, हमें एक कूलिंग इफेक्ट देता है। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब तो करना क्या चाहिए, फॉरेस्ट काट नहीं सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना है। तो किया क्या जाए? तो सिंपल है कि एग्रीकल्चर के मेथड्स में इंप्रूवमेंट लाया जाए। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर का मेथड है, एग्रीकल्चर के मेथड्स में कुछ इंप्रूवमेंट लाया जाए। अब ये इंप्रूवमेंट कहाँ से आ सकता है? तो ये इंप्रूवमेंट हो सकता है सिंपल, अभी तक मेनली अगर बोला जाए कि अगर डिस्कस किया गया है कि क्रॉप प्रोड्यूस को इंक्रीज कर दो, अभी तक तो यही डिस्कस हुआ है कि क्रॉप प्रोड्यूस को इंक्रीज कर दो, जिससे क्या होगा, सारे कोई जितने भी पॉपुलेशन है उनका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। लेकिन क्रॉप प्रोड्यूस को इंक्रीज कैसे करे, क्योंकि हमको सारा चीज तो देख कर चलना है, फॉरेस्ट को देखना है, वाटर को देखना है, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं होगा तो मान लीजिए फॉरेस्ट कर पूरा एक पक्का रोड बना दिया गया है, ठीक है, मेटालिक रोड बना दिया गया है। अब मेटल रोड बन चुका है, तो अब जिसके चलते पानी सीप डाउन नहीं करेगा, रेनफॉल होगा भी तो पानी सीप डाउन नहीं करेगा।
पानी अंदर जब सीप नहीं करेगा, परकोलेट नहीं करेगा, जिसके चलते क्या होगा, आपका ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। ग्राउंड वाटर खत्म होगा तो कहीं ना कहीं जो भी लोग रह रहे हैं उनको अब पानी में प्रॉब्लम होगा, लड़ाई होगा पानी के लिए। तो एक चीज को अगर आप खत्म करना चाहोगे तो बहुत चीज वहां पर मीन्स खत्म हो सकते हैं। इस चलते नेचर जो है वो शुरू से ही एक हम लोग को इक्विलिब्रियम पोजीशन से सब चीज दिया था, लेकिन हमारे यूज को, हमारे कंफर्ट को पूरा करते करते हम लोग क्या किए हैं, खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे अगर मान लीजिए बाहर कहीं जाओगे तो क्या होगा, जिस घर में 5 लोग रहते हैं, पांचों के पास अलग अलग कार होंगे। ये नहीं कि एक ही कार में 5 लोग जा रहे हैं, नहीं, पांचों के पास अलग अलग होंगे। हर का अलग नीड होगा, हर का अलग रिक्वायरमेंट्स होगा, उसको फुलफिल करना है। तो वो सब प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डैमेज दे रहा है। तो इसी को तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि आप रिसोर्सेस को इस तरह से यूज कीजिए कि आपका प्रेजेंट भी यूज हो जाए और साथ में आप फ्यूचर के लिए भी बचा पाओ। लाइक अभी मान लीजिए आप जो ट्रीज को, ठीक है, एक सैपलिंग अगर आप प्लांट करते हो तो सैपलिंग प्लांट कर कर फायदा किसको होगा, वो फायदा आपको नहीं होगा, वो आपके फ्यूचर जनरेशन को फायदा होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है कि प्रेजेंट में जो रिसोर्सेज है उसको इतना अच्छे से यूज करना कि उसका फ्यूचर जनरेशन भी उसको अच्छे से यूज कर पाए। ये नहीं कि हमको मिला है तो हम सब खा लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर हमको मिला है तो हम सब में बांटेंगे। ठीक है, हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी वो देना है। ये एक कहीं ना कहीं मीन्स मेंटालिटी होना चाहिए, तभी जाकर कुछ ना कुछ होगा, कुछ बच पाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग तो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे, क्रॉप प्रोड्यूस होगा कैसे इम्प्रूवमेंट, तो सिंपल है कि एग्रीकल्चर के मेथड्स में इम्प्रूवमेंट लाइए। एग्रीकल्चर का मेथड्स कैसे इम्प्रूव हो पाएगा, तो एग्रीकल्चर के मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ फैक्ट्स है, लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, इरिगेशन को अच्छे से इम्प्रूव कीजिए। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का बेटर यूज कीजिए, ये नहीं कि एक्सेस में डाल रहे हैं। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का प्रॉपर यूज होना चाहिए। उसके बाद नेचुरल मेथड यूज करना चाहिए सॉइल का। ठीक है, हम लोग पढ़े थे दैट इज नेचुरल मेथड में 3 तरह का था, फील्ड फैलो, आफ्टर दैट क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये सब था, वो यूज करना चाहिए। ठीक है, तो नेचुरल मेथड्स ऑफ मैन्योरिंग हम लोग को यूज करना चाहिए। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स यूज करना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर वे में, एक कम पार्ट में यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर क्रॉप को बचाना चाहिए वीड्स, ये सबसे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स हो गया, पेस्ट हो गया, डिजीज हो गया, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गया, ये सब से बचाना चाहिए। उसके बाद मॉडर्न जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, ठीक है, जो ट्रैक्टर्स, मान लीजिए पहले क्या होता था, लोग यूज करते थे बुलर कार्ट्स, ये सब यूज करते थे। ठीक है, हैंड से ही सारा वर्क होता था, सिकल हो गया, या फिर आप देख सकते हो कोई भी काम जो पहले यूज होता था सारा हैंड से होता था। लेकिन अब उसी में चेंज लाइए, ठीक है, बेटर इक्विपमेंट्स लाइए, लेकिन उसके लिए भी बताइए पुअर फार्मर्स कहाँ से लाएंगे, वो लोग तो नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स जो है वो एक हमारे कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनको उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। फार्मर्स एक मीन्स कहीं भी जाइए, अगर फार्मर्स है तभी हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। दो चीज लाइफ के लिए, किसी भी सस्टेन, किसी भी कंट्री के लिए दो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हो गए आपका फार्मर्स और एक हो गए आपके आर्मीज जो होते हैं। ठीक है, आर्मी और फार्मर्स, इस चलते एक स्लोगन भी दिया गया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, आई थिंक ही गेव अ स्लोगन, जय जवान जय किसान। तो ये स्लोगन किस लिए दिया गया था, क्योंकि आर्मीज हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो जवान है, जो आर्मीज है, चाहे वो नेवी के हो, चाहे वो एयर फोर्स के हो, चाहे वो ग्राउंड के आर्मी हो, कोई भी आर्मी हो, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं होंगे तो पता चला फॉरेन इन्वेजन आया, कोई बाहर से आया, मान लीजिए चाइना ही है तो चाइना अटैक कर दिया, रशिया अटैक कर दिया, अमेरिका अटैक कर दिया, कोई ना कोई पाकिस्तान अटैक कर दिया, तो ये हमें बहुत ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फार्मर्स ये नहीं रहेंगे तो खाना कौन देगा, क्रॉप कौन प्रोड्यूस करेगा। तो हर एक का
लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। याद रखिएगा, जितने आपके जो अपर जो क्लास के जो मीन्स जो वर्क के जो लोग होते हैं वो जितना नहीं काम देंगे, उतने से ज्यादा आपका लोअर क्लास के जो लोग होते हैं वो काम देते हैं। क्योंकि अगर लोअर क्लास के लोग नहीं होंगे तो आपका बहुत चीज खराब हो जाएगा, आपका सैनिटेशन नहीं होगा, रोड पे गंदा दिखेगा, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ जो सिस्टम होता है वो नहीं चलेगा। मान लीजिए कोई भी कॉबलर बनना नहीं चाहा, ठीक है, या कोई भी मान लीजिए पेंटर नहीं बनना चाहा, कोई मैसन नहीं बनना चाहा, तो आपका घर कौन बनाएगा? कोई पॉटर नहीं बनना चाह रहा है, तो मान लीजिए पॉटर नहीं बनना चाह रहा है, दिया कैसे बनेगा? ठीक है, जो मिट्टी का सारा बर्तन यूटेंसिल्स ये सब आता है वो कहाँ से बनेगा? तो हर एक का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। ठीक है, इस चलते बोला जाता है वी शुड रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन विदाउट एनी इक्वालिटी, चाहे वो एक छोटा ग्रेड का काम करने वाला इंसान हो या अपर ग्रेड का हो, हर एक का लाइफ में एक ना एक मीन्स इंपॉर्टेंस होता है। तो उसके चलते अब क्या हो रहा है, मैन्योरिंग इंक्रीज कर दिए, वीडिंग से बचा लिए, पेस्ट से बचा लिए। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टोरेज। सब चीज करने के बाद स्टोरेज है ही नहीं। मान लीजिए जो फ्राइट ट्रेन होता है, फ्राइट ट्रेन बोला जाता है मालगाड़ी को, मान लीजिए बाहर कहीं कुछ कोई दूसरे स्टेट में, मान लीजिए आपका बिहार में मान लीजिए राइस प्रोड्यूस हुआ या वीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब राइस जो बिहार में प्रोड्यूस हुआ उसको मान लीजिए झारखंड में डाल्टनगंज में लाया गया, ट्रेन से तो आ गया, ट्रेन से आने के बाद यहाँ पर स्टेशन पर खुला में ही रख दिया गया। बारिश का समय आया, बारिश हो गया, ठीक है, क्योंकि बारिश आजकल देख रहे हो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के कारण कभी भी हो जाता है, तो बारिश आ गया। अब बारिश आया जिसके चलते क्या होगा कि वो सारा मॉइस्चर उसके अंदर जाएगा। अब उसको खुला छोड़ दिया गया, अब धीरे धीरे उसमें वीडिंग्स लगना, उसमें पेस्ट लगना स्टार्ट होंगे, कीड़ा लगना स्टार्ट होंगे। अब वो कीड़ा क्या करेगा, उसको खाकर पूरा खत्म कर देगा, ठीक है, जिसके चलते वेस्टेज हो गया फूड ग्रेन्स का। और ऐसे सुनोगे आप रेनी सीजन में स्पेशली कि कितने मींस क्विंटल्स टन्स ऑफ ग्रेन्स जो होते हैं ना वो बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश हो गया, खुला में रखा गया था, प्रॉपर स्टोरेज नहीं था, जिसके चलते खराब हो गया। इंडिया का ही ये सब अगर आप न्यूज खोल के देखोगे, न्यूज अगर आप सर्च करोगे तो कितना ऐसा ऐसा पार्ट है ना जो सिर्फ और सिर्फ नेग्लेक्शन, ठीक है, नेग्लिजेंस के कारण खत्म हो गया कितना फूड ग्रेन। तो ये सब चीज से हमें बचना होगा, ये सब चीज हमें लाना होगा, तब जाकर क्रॉप प्रोड्यूस एक अच्छा ग्रो हो सकता है। लाइक रिसेंटली क्या हुआ है, जो सब्सटैंशियल इंक्रीज हुआ है क्रॉप प्रोड्यूस में, ठीक है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि 1960s में, ठीक है, बताए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था, तो उसमें हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स लाया गया था, HYV सीड्स। अब HYV सीड्स जो था, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स था, ये क्या किया, ये हमारे मींस जो क्रॉप प्रोड्यूस थे, जो फार्मर्स थे, उनको एक बेटर मींस यू कैन से मीडियम दिया जिससे क्रॉप वो लोग ग्रो कर सकते थे, ठीक है, जो डिजीज फ्री होते थे, जो रेजिस्टेंस होते थे। रेजिस्टेंस का मतलब क्या था कि उनके पास क्षमता था कि वो डिजीज से लड़ सकते थे, ठीक है, लाइक आपका जो फंगल डिजीज होता है, विल्ट होता है, ये सब डिजीज से लड़ सकते थे वो सब प्लांट, वैसा सीड्स को लाया गया, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर में भी ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया जाएगा। तो इन फ्यूचर ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ स्टिल बेटर वेराइटीज एक्सपेक्टेड टू बी मेन मेथड ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप आउटपुट, ठीक है, एंड दिस इज डन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। हम लोग को बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स कैसे मिल सकता है? ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स कब मिलेगा? जब हम लोग ब्रीडिंग करेंगे प्लांट्स का, ठीक है। ब्रीडिंग कैसे किया जाएगा? तो दो, एक कोई अच्छे क्वालिटी का लिया गया और एक थोड़ा जो दूसरे क्वालिटी का लिया गया, दोनों को एक साथ जब डाला गया तो एक नया प्लांट ग्रो करेगा, उसी को हम लोग ब्रीडिंग बोलते हैं। तो प्लांट ब्रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लांट ब्रीड नहीं होगा तो एक अच्छा क्रॉप, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ब्रीडिंग मीन्स क्या होता है? ब्रीडिंग का मतलब होता है एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। So scientists have controlled the reproduction in plants and animals so that they have the required characteristic which make them more useful. तो साइंटिस्ट पहले क्या किए, पहले वो लोग खुद ब्रीडिंग करवाते थे, अब कंट्रोल किए हुए हैं कि ब्रीडिंग कंट्रोल हो, जिसके चलते क्या हो, वो लोग एक बेटर क्वालिटी ऑफ एनिमल्स या बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक आप देखते होगे एनिमल्स में भी ब्रीडिंग होता है,
ठीक है, एनिमल्स में भी देखोगे वेराइटीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ब्रीडिंग होते हैं। लाइक अगर आप लायन और टाइगर का देखोगे तो लायन और टाइगर का भी एक ब्रीडिंग है जिसमें उसको लाइगर बोला जाता है। ठीक है, तो मेल लायन और फीमेल टाइगर इन दोनों को जब ब्रीडिंग करवाया गया तो एक लाइगर नाम का एक मीन्स यू कैन से कैट फैमिली से जन्म लिया, उसी को बोला जाता है ब्रीडिंग। लाइक आप एग्जाम्पल जब इसका फिगर देखोगे तो वो दिखेगा, उसका फ्रंट पार्ट जो है वो लायन टाइप दिखेगा, लेकिन उसका जो बैक पार्ट है, आधा पार्ट जो है ना, वो टाइगर टाइप दिखेगा। लाइक आई विल बी शोइंग यू द इमेज ऑफ इट। देखिए, देखिए ये जो है ये आपका लाइगर है, इसका फ्रंट देखिएगा, ये जो पार्ट है ये आपका लायन टाइप है और ये पार्ट टाइगर टाइप है। ठीक है, तो ये दोनों का क्रॉस ब्रीड है लायन और टाइगर का, ये लायन पार्ट और ये टाइगर पार्ट, ये दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाया गया तो एक न्यू ऑफस्प्रिंग का मीन्स यू कैन से प्रोडक्शन हुआ, वो जन्म लिया, जिसको हम लोग लाइगर बोले। अब ये जो है, लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है कि ये फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑफस्प्रिंग तभी प्रोड्यूस होगा जब सेम काइंड के वो लोग एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करें, तभी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। अगर आप चाहोगे, अगर एग्जाम्पल लेते हैं पोटैटो का और टमेटो का, दोनों को अगर हम चाहेंगे कि इसका निकल जाए पोमैटो, तो पोमैटो तो प्रोड्यूस हो नहीं सकता है। ठीक है, इन लोग को क्रॉस ब्रीड करेंगे तो यही एक नेम आएगा पोमैटो। तो पोमैटो जो है ये तो प्रोड्यूस होगा नहीं, वो दिखेगा कैसे, मीन्स आउटर सरफेस उसका होगा पोटैटो टाइप, और अंदर जब उसको काटेंगे तो पता चला कि वो अंदर लिक्विड सब्सटेंस निकल रहा है, जैसे टमाटो के अंदर होता है। तो वो तो ना ही खाने में यूज होगा, ना ही उसको पोटैटो टाइप यूज कर सकते हैं, ना ही उसको टमाटो टाइप यूज कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, क्रॉस ब्रीड या फिर ब्रीड उसी को करवाया जाता है जो सेम फैमिली से बिलोंग करता है। लाइक ये जो आपका था, ये कैट फैमिली से बिलोंग करता था, दोनों, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो लायन हो, दोनों कैट फैमिली से बिलोंग करता है, तो इस चलते दोनों को ब्रीड करवाना इजी हो गया। ठीक है, तो अभी बोले कि मान लीजिए आपका ये जो है आपका ये टोमेटो, ठीक है, जो आपका पोटैटो और टोमेटो का जो नया वेराइटी जो ब्रीड प्रोड्यूस होगा, वो कोई यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, ना ही वो एज अ पोटैटो यूज हो सकता है, ना ही वो टोमेटो यूज हो सकता है। तो एक ऐसा ऑप्शन प्रोड्यूस करना चाहिए जो यूज हो सके। ठीक है, जिसका आप फ्यूचर में उसका यूज हो सके, वैसा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं साइंटिस्ट लोग। क्रॉप प्रोड्यूस को इंक्रीज करने में ही एक टॉपिक आता है जिसको बोला गया है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो ये एक टेक्निक है, इट इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज ऑफ crops by cross breeding टू डिफरेंट वेराइटीज। बट ये जो टू डिफरेंट वेराइटीज है ना, ये सेम फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। सेम फैमिली से मतलब क्या, ये नहीं कि हम एक राइस ले लिए और वीट ले लिए, इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करवा दिए। तो राइस और वीट को अगर क्रॉस ब्रीड करवाएंगे तो कौन सा क्रॉप प्रोड्यूस होगा, तो पता चला अगर मान लीजिए तो रियात प्रोड्यूस होगा, ठीक है, या फिर वीस प्रोड्यूस होगा, WHICE वाइस। तो ये जो दोनों प्रोड्यूस होगा, इसका कोई प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, कोई यूज ही नहीं है इस चीज का। तो क्रॉप जब भी किसी दो को अगर क्रॉस ब्रीड भी करवा रहे हैं तो उन लोग का सेम फैमिली होना जरूरी है। ठीक है, जैसे आपका बताए थे पोटैटो और टमाटो में, तो टोमेटो तो प्रोड्यूस हो नहीं सकता है ऑफस्प्रिंग, क्योंकि वो सेम फैमिली से है नहीं। इस चलते फैमिलीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। टाइगर लायन क्यों हुआ, क्योंकि वो कैट फैमिली से बिलोंग करता था, इस चलते हो गया। ठीक है, जिसको लाइगर बोला जाता था।
ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? तो हाइब्रिडाइजेशन वो टेक्निक है, ठीक है, जिसमें नए वेराइटीज तो ला रहे हैं, लेकिन वो वेराइटीज क्रॉस ब्रीडिंग से आ रहा है और अलग अलग वेराइटीज के होने चाहिए। लाइक अगर हम वीट ले रहे तो वीट ही का अलग अलग वेराइटी होना चाहिए, ठीक है। राइस ले रहे तो राइस का ही अलग अलग वेराइटी होना चाहिए, ये नहीं कि राइस और वीट का वेराइटी यूज कर लिया। तो पता चलेगा कि उसको हम लोग वीट की तरह, ठीक है, गेहूं की तरह पिसवा रहे हैं और साथ में उसको उबाल कर खा रहे हैं चावल की तरह, तो कोई फायदा ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा उसका करना क्या है। तो क्रॉस ब्रीडिंग से हमें नया, जो क्रॉस ब्रीडिंग है, इससे हमें नया वैरायटी तो मिल जाता है, ठीक है, लेकिन दोनों का जो पेरेंट होते हैं, लाइक वीट वन और वीट टू जो है, इन दोनों का भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाता है। ये हम लोग फर्दर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन और एडोलेसेंस है ना, उसमें हम लोग को पढ़ना है कि कैसे दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे में आता है, वो जो ऑफस्प्रिंग है उसमें आता है, तो ये सारा हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो क्रॉस ब्रीड से नया वेराइटी फॉर्म तो हो रहा है, लेकिन वो डिजायर्ड किससे हो रहा है? तो दोनों पेरेंट्स से हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए साइंटिस्ट डेवलप करना चाहते हैं नए क्रॉप को, ठीक है, जिसमें कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स हो, अब उस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो? पहला, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड हो, ये पहला सीड लिया गया। दूसरा सीड लिया गया डिजीज फ्री, ठीक है, रेजिस्टेंस टू डिजीज मीन्स इसके पास क्षमता है कि ये डिजीज से लड़ सके, ठीक है। दो वेराइटी लिया गया, दोनों को मिक्स किया गया, तो वो जो डिजीज, वो जो सीड आएगा, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, नया जो सीड ग्रो करेगा, वो क्या होगा? तो वो हाई यील्ड वैरायटी भी होगा और साथ में वो रेजिस्टेंस टू डिजीज भी होगा, तो एक नया क्रॉप ग्रो करेगा जो बहुत अच्छा मीन्स क्रॉप, उसमें जो ग्रेन्स होता है, जो दाना होता है, वो बहुत अच्छा भी ग्रो होगा और साथ में वो लड़ सकेगा डिजीज से भी। तो इस चलते क्रॉस ब्रीडिंग जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। लाइक मान लीजिए अगर हम ह्यूमन का बात करें, तो जब मेल और फीमेल से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, अगर मान लीजिए मेल में कोई एक बीमारी है, सपोज सर्दी का, कि मेल को क्या हो जाता है, ठंड के मौसम में सर्दी हो जाता है, ठीक है, ठंड का मौसम आया नहीं कि स्नोफीलिया इंक्रीज हो गया, सर्दी ये सब हो गया, लेकिन वो फीमेल को नहीं है कैरेक्टर, ठीक है, फीमेल का ऐसा कैरेक्टर नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसको सर्दी हो ही। पता चला उसमें फीमेल का ज्यादा अगर मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स आया, ठीक है, अगर फीमेल का ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग में आया, तो वो रेजिस्टेंट टू डिजीज होगा, क्योंकि ये तो डिजीज इसको था, मेल को डिजीज था, लेकिन जो फीमेल थी वो रेजिस्टेंट टू डिजीज थी, वो लड़ सकती थी। तो वो पता चला कि ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ वो सर्दी हो रहा है, बट उतना नहीं हो रहा है, उसको वो केपेबल है, जो फीमेल से कैरेक्टरिस्टिक्स आया वो केपेबल है कि वो लड़ सके, ठीक है। तो ये होता है एक ऑफस्प्रिंग क्रोमोसोम्स या फिर जो कैरेक्टर्स का मिक्स हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर देता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये हम लोग सब पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। अब ये होता है, इसी चलते देखोगे कि जो साइंटिस्ट है आजकल वो कर क्या रहे हैं ना, वो लोग सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसको रोक दिए हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को रोक कैसे देते हैं? वो लोग एक प्लांट को दूसरे प्लांट से पॉलिनेट ही नहीं करने देते हैं, ठीक है, क्योंकि एंथर वो लोग हटा लेते हैं, क्योंकि आगे आप लोग पढ़ोगे एंथर क्या है, ये मेल पार्ट होता है, ठीक है, और जो स्टिग्मा ये सब होता है, ओवरी होता है, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, तो वो लोग एंथर को ही हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो जब एंथर को हटाया जाता है किसी भी प्लांट से, उसको याद रखिएगा इमैस्कुलेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इमैस्कुलेशन, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन प्रोसेस क्या होता है? द रिमूवल ऑफ, ठीक है, या फिर द प्रोसेस बाय विच एंथर इज रिमूव फ्रॉम वन वेराइटी ऑफ प्लांट, उसको इमैस्कुलेशन बोला जाता है। अब क्या होता है? देन द पॉलन फ्रॉम द अदर प्लांट वेराइटी ऑफ प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। अब दूसरा पॉलन एंथर के अंदर, लाइक ये अगर एंथर है, ये पार्ट एंथर होता है, तो इसमें चार पार्ट होते हैं पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है, तो दूसरा एंथर लाया जाता है और जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, दैट इज स्टिग्मा, उसमें इसको इंजेक्ट किया जाता है, जिसके चलते एक नया वेराइटी का प्लांट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब नया वेराइटी का प्लांट प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि एक ही जनरेशन में मिल जाता है, नहीं, कितना जनरेशन ट्राई करना पड़ता है। अगर आप पढ़ोगे 10th में, आपको एक पढ़ना है हेरिडिटी चैप्टर में, उसमें
एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो पी प्लांट को कितने साल तक, 7 से 8 साल तक वो उसको मीन्स वहां पर अपने लेबोरेटरी में उसको क्रॉस पॉलिनेशन करते गए तब जाके उनको एक डिजायर्ड पॉलिनेशन का एक अच्छा पी प्लांट मिला था। ठीक है, वो आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, जिनका नाम आई थिंक द नेम आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट वो क्या किए थे, मेंडल, ठीक है, जॉन मेंडल, जॉन मेंडल थे, ठीक है, जॉन मेंडल जो थे यही क्या किए थे, पॉलिनेट करवाए थे पी प्लांट को, और 7 डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ पी प्लांट ये लाए थे, ठीक है, और उनको जब ये पॉलिनेट करवाए तब जाकर एक नया वेराइटी का पी प्लांट आया, और जो वो वेराइटी आया वो इतना ज्यादा अच्छा वेराइटी था कि, ठीक है, जॉर्ज मेंडल है, ठीक है, जॉर्ज मेंडल, जॉन मेंडल नहीं, जॉर्ज मेंडल है। तो जॉर्ज मेंडल जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट को वो जब मिक्सअप करवाए तो एक नया वेराइटी आया। अब उसके बाद फिर सेम उसी तरह हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इमैस्कुलेशन हुआ, तो साइंटिस्ट इससे क्या करते हैं, एक नया प्लांट, न्यू वेराइटी को एक प्रोड्यूस करते हैं, किससे, तो इमैस्कुलेशन प्रोसेस से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आपके स्टार्टिंग चैप्टर में ही बता दिए थे कि कौन किया था, क्या हुआ था। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन उतना नहीं, बट नाइट्रोजन साइकिल फिर आपका ये नेक्स्ट पार्ट में क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।